हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने रज़िया सुल्तान की चर्चा की थी। रज़िया सुल्तान का प्रारंभिक जीवन और उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी कैसे प्राप्त की और किस तरह से उसने तुर्क अमीरों का दमन किया, इसकी चर्चा हमने वीडियो में की थी। इससे आगे देखिए, रज़िया ने शासन का पुनर्गठन कैसे किया। विद्रोही अमीरों के विद्रोह को दबाने के बाद रज़िया ने शासन के गठन पर ध्यान दिया। सबसे पहले रज़िया ने सुल्तान की प्रभुसत्ता या राजतंत्र की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया और इसके लिए सबसे पहले उसने अपने व्यक्तित्व को बदला। रज़िया ने महिलाओं के परिधान व पर्दे का त्याग कर दिया। रज़िया मर्दाना लिबास पहनकर दरबार लगाने लगी। उसने पुरुषों के वस्त्र कब्बा, जिसे कुर्ता कहा जाता था, और कुल्हा पगड़ी धारण किए। इसके अलावा उसने बूट पहनना शुरू किया। उसने बाल कटवा लिए। वह पुरुषों की भांति शिकार खेलने जाने लगी, घुड़सवारी करने लगी, अपनी सेना का स्वयं संचालन करने लगी, युद्धों में भाग लेने लगी, शासन के प्रत्येक विभाग का निरीक्षण करने लगी, खुले दरबार में लोगों की फरियाद सुनने लगी और तो और अधिकारियों से राजकार्य की रिपोर्ट लेने लगी। तुर्क अमीरों की नज़रों में रज़िया का यह रूप सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण था। उसकी हरकतों ने धर्मनिष्ठ कट्टर मुसलमानों और अमीरों को उसका विरोधी बना दिया। इसके अलावा रज़िया ने नई नियुक्तियां प्रदान करना शुरू कर दिया। इसके पीछे रज़िया का उद्देश्य था शासन व्यवस्था में तुर्क अमीरों के आधिपत्य को कम करना और गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना। इस उद्देश्य को लेकर रज़िया ने कबीर खां अयाज, जो मुल्तान का सूबेदार था, को लाहौर का प्रांतपति बनाया। अल्तुनिया को भटिंडा का, ख्वाजा मुहाज़िबुद्दीन को वज़ीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक इनको सेनाध्यक्ष, इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को अमीर ए हाजिब, जमालुद्दीन याकूत हबशी को अमीर ए हाकुर, शाही घोड़ों का संरक्षक, और मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब ए लश्कर बनाया जब सेना अध्यक्ष की मृत्यु हो गई थी। मिन्हाज उस सिराज लिखते हैं कि रज़िया द्वारा स्वयं और आग्रहपूर्वक प्रशासन के कामकाज को देखने तथा राजकीय पदों पर गैर तुर्कों की नियुक्ति करने से तुर्क अमीरों के मन में उसके प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो गई और वे उसे उखाड़ फेंकने की योजना बनाने लगे। इसके अतिरिक्त रज़िया के सामने और भी समस्याएं थी। अगली समस्या उसके सामने थी करमत और मुजाहिदों के विद्रोह का अंत। देखिए, राज्यारोहण के कुछ समय बाद ही तुर्क अमीर
नूरुद्दीन ने नूरुद्दीन के उकसाने पर गुजरात, सिंध व दिल्ली के पड़ोस और गंगा यमुना के दो आब में बसे करमत और मुजाहिदों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली सिंहासन को इस्लाम के कट्टरपंथियों से छीनना चाहते थे। मार्च 1237 के दिन कर्मार्थी लोगों ने शस्त्रों से सज्जित होकर दो अलग अलग दिशाओं से जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने सोचा कि रजिया इस समय जामा मस्जिद में होगी। रजिया ने तत्काल सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। सैकड़ों कर्मार्थियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी बचे हुओं को सख्त सजा दी गई। रणथंभौर की समस्या भी रजिया के सामने आई। रणथंभौर पर चौहानों ने आक्रमण कर दिया। रुकनुद्दीन के अय्याशी शासन के दौरान चौहानों ने रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया। सुल्ताना से रणथंभौर में फंसे तुर्क सैनिकों ने सहायता मांगी। रजिया ने सहायता भेजी, लेकिन सुल्ताना ने उन सैनिकों से जो वहाँ फंसे हुए थे उनसे कहा कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो तुर्क सेना अपनी सुरक्षार्थ दुर्ग खाली कर दे। अतः तुर्कों ने दुर्ग खाली कर दिया और रणथंभौर पर चौहानों का कब्जा हो गया। इस बात से भी तुर्क अमीर चिढ़ गए कि साम्राज्य का एक क्षेत्र सल्तनत से अलग हो गया। नेक्स्ट समस्या ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा की समस्या थी। इस समय नरवर के शासक यज्ञपाल ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। रजिया ने ग्वालियर दुर्ग को खाली करा दिया। अतः अमीर फिर से रजिया से चिढ़ गए। उनका मानना था कि रजिया अगर इस तरह कार्य करती रही तो सल्तनत का साम्राज्य हाथों से निकल जाएगा। अगली समस्या थी सीमांत की समस्या। ख्वारिज़म का राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का प्रतिनिधि था हसन कर्लुग। हसन कर्लुग ने भी रजिया से मंगोलों के खिलाफ सहायता मांगी। रजिया ने भी अपने पिता की नीति का पालन करते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने भी जमालुद्दीन मकबरनी को सहायता बड़े ही उदार शब्दों में सहायता देने से इनकार कर दिया था और उसी मार्ग को अपनाया रजिया ने। लेकिन तुर्क अमीरों ने इसे सुल्ताना की सैनिक निर्बलता का प्रतीक माना। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।